तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ। मैं हूँ लाल तेरा, बुला ले पास मुझको तू माँ। तेरे आंचल की छाया को मेरी नींदें तरसती हैं। तेरी यादों के आंगन में मेरी आंखें बरसती हैं। परेशान हो रहा हूँ, अकेला रो रहा हूँ। वापिस फिर से बुला ले तू गले से, फिर मुझे लगा ले माँ। तो जो लड़कियां अपने पति की हत्या कर देती हैं अपने प्रेमी के लिए या फिर अपनी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, और उनके घर वालों को पता भी नहीं चलता है, वो यही सोचते हैं कि चलो पत्नी के साथ में है तो सुरक्षित होगा। लेकिन आज का ये ज़माना आ गया है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ भी सुरक्षित नहीं है। कब कहाँ ले जा कर के वो फिल्मी स्टाइल में उसकी हत्या कर दे, कुछ नहीं पता है। और जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की धोखे से हत्या कर दी थी, जब इस तरह से हत्या होती है तो ये एक तरह से अकाल मृत्यु होती है। और वैसे भी 13 दिन तक आत्मा घर के अंदर ही रहती, वो बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता है कि उसका शरीर खत्म हो चुका है, वो दुनिया से जा चुका है, और वो 13 दिनों तक घर के अंदर ही घूमता रहता है। और जब इस तरह से बच्चों की हत्या होती है तो वो घर में अपने घर वालों को परेशान देखते हैं, खुद भी रोते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास जाऊँ, बातचीत करूँ मैं। लेकिन जब वही बेटा एक आत्मा के रूप में अपने घर में भटकता रहता है और भटकते भटकते वो बार बार अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ के आंसू पोंछता है, लेकिन वो देखता है कि वह अपनी माँ के आंसू नहीं पोंछ पा रहा है, बस सब कुछ उसे हवा की तरह दिख रहा है, वो कुछ भी छू नहीं पा रहा है, महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा रो रही है तो मैं अपनी माँ को मनाऊँ। तो देखिए वो अपनी माँ को किस तरह से मनाता है। तो बेटा डरा सहमा रहता है, रोता रहता है, उसको पता है कि माँ से हमेशा के लिए अब मैं दूर जा रहा हूँ, लेकिन वो ना तो खुद को मना पाता है और ना ही अपनी माँ को मना पाता है, क्योंकि वह एक आत्मा बन चुका है, उसके शरीर से वो आत्मा जा चुकी है। तो देखिए वो अपनी माँ से क्या कहता है, यूँ तो मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ माँ, यूँ तो मैं दिखलाता नहीं पर मैं तेरी परवाह करता हूँ माँ। भीड़ में यूँ ना छोड़ो मुझे, घर भी लौट के ना आ पाऊँ मैं, भेजो ना इतना दूर मुझको कि कभी वापस ना आ पाऊँ मैं। तो जिस तरह से आजकल लड़कियां अपने पति को मार देती हैं, उनकी हत्या कर देती हैं और उनके माता पिता उनका इंतजार करते रहते हैं, और जब भी किसी यंग पर्सन की या किसी की भी हत्या होने वाली होती है, उसके साथ में कोई षड्यंत्र रचा जाता है, तो उसको धीरे धीरे करके कुछ सपने आते हैं, कुछ समझ में आने लगता है और कुछ उसको नेगेटिव सा फील होता है कि उसके साथ में कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। वो उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरी गलतफहमी है, और जब उसकी हत्या की साजिश रची जाती है तब भी उसको थोड़ा करके सब कुछ समझ आता है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, मेरे साथ तो मेरे सब अपने हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, उसी के साथ इस तरह का षड्यंत्र किया जाता है, उसी के साथ में इतना खतरनाक काम किया जाता है कि कोई समझ भी नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से किसी की इस तरह से हत्या की जाती है ना, तो 10 मिनट 15 मिनट पहले तक उसको बहुत समझ आने लगता है, लेकिन जब एकदम उसकी हत्या होने लगती है तब उसे समझ आता है कि जो कुछ भी तेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा था, जो कुछ भी तेरे लिए जाल बिछाया जा रहा था, तुझे सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन तू इस बात को क्यों नहीं समझ सका। यदि तू समझ लेता तो तू इस काम से बच जाता। तो उसकी आंखों में, उसके मस्तिष्क पर, उसके हृदय में वो जो हत्या वाली सारी पिक्चर है वो एकदम उसके लिख जाती है, हृदय पर भी, कपाट पर भी, आंखों में भी। और उसके बाद जब उसकी हत्या हो जाती है तो वो एक आत्मा बन जाता है, और एक जो आत्मा होती है वो शरीर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, उसमें बहुत सारे पंचतत्वों की एकदम प्रवेश हो जाता है, तो वो विशाल शक्तिशाली हो जाती है। तो जो इस तरह की आत्मा होती है, तो हत्यारे कितने भी हो, कहीं भी बच ले, दुनिया के किसी भी कोने में रह ले, तो वो किसी तरह से भी नहीं बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।
तो आज से सावन मास शुरू हो गया है और आज से कांवड़िए अपनी पवित्र यात्रा पर कांवड़ लेने के लिए जाने लगे हैं और मंदिरों में भी जलाभिषेक शुरू हो गया है। तो आप सभी को इस सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हमारे भारत में नवविवाहित जोड़ों को मालूम नहीं क्या हो गया है, जब लड़के लड़की का रिश्ता होता है तो दोनों में से कोई भी मना नहीं करता है और शादी के जो प्री वेडिंग फंक्शन होते हैं और शादी की सारी रस्में रीति रिवाज बहुत धूमधाम से होती है। दोनों परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी अपने पति को इतना ज़्यादा परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, उसको टॉर्चर करती है, उसको आत्महत्या के लिए इतना ज़्यादा मजबूर कर देती है कि वो आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि वो कहती है कि मेरी शादी मेरे घर वालों की मर्जी से मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि शादी के पहले मेरा किसी और के साथ अफेयर था और अब भी मैं जाती हूँ, जब उससे मिलती हूँ और मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगी तो क्या करेगा, क्या कर लेगा मेरा। और दूसरी तरफ जब वो आत्महत्या कर लेता है तब वो ये कहती है कि नहीं, मेरा तो उससे कोई संबंध नहीं था, पता नहीं इसने क्यों आत्महत्या कर ली। तो लड़कियों को इस तरह के षड्यंत्र बिल्कुल भी नहीं रचना चाहिए। और उसी तरह से सोनम रघुवंशी जैसी शादी के बाद पति को हनीमून ट्रिप पर लेकर के जाती हैं और फिर छल से अपने भाड़े के हथियारों को बुला करके फिर उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देती है। और या फिर मुस्कान जैसी लड़की जो कि अपने ऊंची ऊंची ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए, क्लब में जाने के लिए, महंगे कपड़े, महंगे खाने के लिए अपने पति की हत्या इतनी निर्मम तरीके से करती है कि कोई सोचे तो उसकी रूह कांप जाएगी। वह अपने पति को मार करके उसके शरीर के टुकड़े ड्रम में रख देती है और फिर उसको सीमेंट से कवर कर देती है ताकि उसकी बॉडी कुछ दिनों बाद सीमेंट में मिल जाए और किसी को प्रूफ भी ना मिल सके। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग सोनम रघुवंशी का उदाहरण दे करके कहते हैं कि सोनम रघुवंशी महज 20-25 साल की लड़की थी। इतनी उम्र में लड़की इनोसेंट होती है, लेकिन शिक्षा संस्कारों की कमी के कारण उसने यह अपराध किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि अपराध तो अपराध ही होता है, चाहे कोई पहली बार हत्या करे, कितनी बार हत्या करे, लेकिन जो भी अपराधी इतनी बुरी तरह से जघन्य हत्या करता है तो वो ना तो कभी अपराधी, ना तो वह कभी इनोसेंट कहेंगे उसको, ना ये कहेंगे कि उसने पहली बार हत्या की है। हत्या तो जो हत्यारा करेगा उसको इसी तरह की सजा दी जाएगी। तो ये जो आजकल क्राइम बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे कि शिक्षा या संस्कारों की कमी है, क्राइम इसलिए बढ़ रहे हैं कि वाहियात टाइप की आज़ादी के लिए और एक जानवर की तरह स्वच्छंद जीवन जीने के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़का भी कभी ऐसा नहीं होगा कि उसकी पत्नी हो तो सिर्फ एक पत्नी के पास ही रहे। ज़्यादातर लड़कियां भी ऐसी रहती हैं कि उनको अपने पति के अलावा बहुत सारे लोगों से रिलेशन रखना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आमने सामने आकर एक युद्ध भूमि में दुश्मनों की तरह लड़ते रहेंगे, क्योंकि लड़कियों की स्वतंत्रता के लिए एक समाज को, संविधान को काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। क्योंकि काफ़ी पहले के ज़माने में लड़कियों का जन्म लेना बहुत ज़्यादा पाप माना जाता, गुनाह ही माना जाता था। और घर में जब भी बेटी का जन्म होता था तो सारे घर में मायूसी छा जाती थी और बेटी के जन्म लेते ही या तो उसको खोलते गर्म पानी में या फिर दूध में और या फिर मटकी में उसको रख करके कपड़ा बांध दिया जाता था ताकि उसकी सांसें रुक जाए। और कई लोग इससे भी ज़्यादा खतरनाक योजनाएं बनाते थे। वो लोग तो लड़की को जंगलों में गड्ढा खोद करके उसमें गड्ढा देते थे ताकि उसकी सांसें रुक जाए। लेकिन फिर बाद में समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया और कानून बना इसका। तो इस तरह की नवजात बच्चियों की हत्या के लिए एक फांसी का कानून बना। जो भी इस तरह से नवजात बच्ची की हत्या करेगा, चाहे वो उसका पिता हो, चाहे दादी नानी हो या उसकी माँ हो, तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी या फिर उसको आजीवन कैद की सज़ा होगी। तो हमारे संविधान और समाज को, लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारा समय लग गया है, बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ा, बहुत सारे नए नए कानून बनाने पड़े हैं, तब कहीं जा कर के हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति में सुधार आया है। जब कन्याओं की हत्या बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध हो गया और इस अपराध में उसकी कठोर कारावास की सज़ा का भी प्रावधान हो गया,
तो उसके बाद में अल्ट्रासाउंड की मशीनें आ गई। तो अल्ट्रासाउंड से वैसे तो चेकअप किया जाता है कि मरीज़ की कंडीशन कैसी है, या फिर एक प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशन कैसी है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं। लेकिन इसको भी एक अपराध का जामा पहना दिया गया और अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगाया जाने लगा कि गर्भ में पल रहा बेटा है या बेटी है। और जब बेटी होती है तो उसको फिर पेट में ही मरवा दिया जाता है, एक भ्रूण हत्या की जाती है। लेकिन इसके खिलाफ भी समाज ने, सरकार ने, संविधान ने कानून बनाया, जगह जगह से अल्ट्रासाउंड मशीनें जब्त की गई। और जो भी कोई अल्ट्रासाउंड करते हुए या जहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड की मशीनें पकड़ी जाती थी तो उनको सज़ा भी होती थी, साथ में पैसे भी भरने पड़ते थे। तो यहाँ पर भी सरकार ने, समाज ने जीत प्राप्त की थी। और पहले जब लड़कियों को दहेज कम दिया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, लड़कियों को कई कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि उनको रस्सियों से भी बांध दिया जाता था। लेकिन बाद में ये कानून बना कि इस तरह से दहेज के लिए किसी लड़की को प्रताड़ित किया जाएगा, कोई लड़की आत्महत्या कर लेगी या किसी को जला दिया जाएगा, तो उसके ससुराल में जो भी अपराधी होंगे, उसका ससुर, पति, सास या फिर नंदे, तो सभी को सज़ा होगी। और यदि उसकी हत्या साबित हो जाती है तो फिर उनको फांसी की सज़ा होगी या फिर आजीवन कारावास होगा। और उसके अलावा पहले बलात्कार होते थे, यौन शोषण होते थे, तो बातें घर के अंदर ही दबा दी जाती थी क्योंकि बहुत बेइज्जती की बात समझी जाती थी। लेकिन अब बलात्कारियों के खिलाफ भी बहुत कड़े कानून बन गए हैं। बलात्कारी को या तो फांसी की सज़ा दी जाती है, उसको पैसे भी भरने पड़ते हैं, या फिर आजीवन कारावास होता है। और उसके अलावा पहले छोटी छोटी सी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, यहाँ तक कि जो बच्ची गोद में रहती थी उनकी भी शादी कर दी जाती थी, बाद में गौण किया जाता था। लेकिन जब लड़कियां बड़ी हो जाती थी या तो उनके ससुराल वाले उनको छोड़ देते थे, या तो फिर पति की डेथ हो जाती थी तो उनको विधवा आश्रम में छोड़ दिया जाता था। बहुत कठोर जीवन होता था उनका। और उसके बाद सती प्रथा को भी खत्म किया गया, क्योंकि सती प्रथा में ऐसा था कि कहीं पत्नी की दूसरी जगह शादी ना हो जाए या फिर किसी दूसरे पुरुष से संबंध न स्थापित कर ले वो। तो इसलिए जब पति की मृत्यु होती थी तो पति की चिता पे पत्नी को बैठा दिया जाता था, ऊपर से बहुत सारे नारियल और उस पर घी फेंका जाता था ताकि वो उठ करके भाग न सके। तो सती प्रथा भी एक बहुत बड़ा, बहुत जघन्य अपराध था, तो इसको भी रोकने के लिए कानून बना। और अब सती प्रथा पूरी तरह से बंद हो गई है और छेड़छाड़ के कानून पर भी बहुत ज़्यादा लगाम लगी। अब तो ऐसा हो गया है कि कोई पुरुष यदि किसी महिला को काफ़ी देर तक देखता रहता है, घूरता रहता है, तो उसका इस तरह से घूरना भी एक अपराध की छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से बेटियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उनके लिए कई सारे कानून बने, उनके भविष्य को सुधारने के लिए, उनके बचपन को सुरक्षित रखने के लिए, और उसके बाद उनके रोजगार को, उनके विवाह को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे कानून बने। लेकिन इस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर अमल करते करते हम अपने बेटों के भविष्य को सुरक्षित रखने में कहीं न कहीं चूक कर बैठे हैं, और हम अपने बेटों के ना भविष्य को सुरक्षित रख पाए और ना ही आज हमारे बेटों को जल्दी रोजगार मिल रहा है और उनका विवाह हो जाए, तो विवाह के बाद हमारे बेटों की कब हत्या हो जाए, कहाँ हो जाए, हमको बिल्कुल नहीं मालूम चल रहा है। लेकिन आज हर रोज कभी अखबार में, कभी टीवी में देखती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी पति की हत्या कर दी किसी न किसी साजिश के तहत। तो कई लोग कहते हैं कि आज 4 हत्याएं हुई हैं आदमियों की, तो लोग सकते में आ गए हैं। और कितने युगों से और कितने प्राचीन समय से औरतों लड़कियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो उस समय ये समाज, ये कानून कहाँ था। तो मैं बता दूं कि ये समाज और कानून यही था। इस समाज ने, कानून ने ही लड़कियों को इतना सुरक्षित किया है कि आज वो नौकरी भी कर सकती हैं और इधर उधर रात को 12-1 बजे घूम भी सकती हैं, और घर से भी निकल करके वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, अपनी मनपसंद जॉब कर रही हैं। तो ये समाज और ये कानून ही है जिसकी वजह से आज लड़कियां इतनी आज़ाद घूम रही है। तो हमको ये भी बोलना चाहिए कि 2-4 हत्याओं से समाज शक्ति में आ गई, क्योंकि आप लोग चाहे तो कोर्ट में जा कर के केस का ब्यौरा ले या फिर लोक अदालत में जाए, तो वहाँ पर सिर्फ 4-5% केस ही ऐसे मिलेंगे कि जिनमें लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, या फिर तलाक के बाद उन्होंने भरण पोषण के लिए याचिका दायर की है, या फिर
लड़की की हत्या की गई है उसके ससुराल वालों के द्वारा। ऐसे केस बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इस समय ऐसे केस इतने ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे जिसमें कि एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है या फिर उसको टॉर्चर करती है तो वो आत्महत्या कर लेता है, या फिर एलिमनी के लिए उस पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो किसी को बिना बताए घर से चला जाता है और कई दिनों बाद कहीं पर उसकी डेड बॉडी मिलती है, या फिर झूठे केस में उसके सास ससुर को फंसा दिया जाता है। इस तरह के केस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, एक बार आप आंकड़ों को देखेंगे तो फिर आपको ये गलतफहमी नहीं रहेगी कि आज समाज में सिर्फ 2-4 लोगों की 2-4 लड़कों की हत्या हुई है तो समाज शक्ति में आ गया। इस समय अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अब जिस तरह से उस जमाने में लड़कियों के हक के लिए समाज को कानून को लड़ना पड़ा था, वहीं से लड़कों के भी हक के कानून के लिए समाज को संविधान को दोनों को लड़ना पड़ेगा। वही कठोर कानून बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के हम अपने बेटों को सुरक्षित रहने की सोच सकेंगे, सुरक्षित रख सकेंगे, उनका विवाह कर सकेंगे। नहीं तो आज सभी माता पिता को अपने बेटे के लिए लड़की तक ढूंढने जाने में डर लगता है, विवाह की बात तो बहुत दूर की है। तो जब भी हम अपने बेटे बेटियों की शादी करते तो हमको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि समाज के लोग कह रहे, रिश्तेदार लोग कह रहे, अरे तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हुई, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं, इतनी उम्र हो रही। हम अपने बच्चों को अपने पास रख रहे हैं। यदि आज बच्चों की शादी में कुछ विघ्न आ जाता है, तलाक हो जाता है, या फिर उसकी बीवी बेटे की छोड़ के चली जाए, बेटी का तलाक हो जाए, तो ये समाज वाले मजाक उड़ाते, मदद कोई किसी की नहीं करता। इसलिए हमको हमेशा अपने हिसाब से चलना चाहिए, और जब भी बेटे बेटी का रिश्ता करें बहुत ध्यान से करना चाहिए कि लड़की शादी के लिए यदि नहीं मान रही तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं, यदि तुमने शादी नहीं की तो हम आत्महत्या कर लेंगे। वो वहाँ से तो शादी कर लेती है, लेकिन वो जा कर के फिर दूसरे घर में जा कर के वही काम करती है, वो उस घर के बेटे की हत्या कर देती है, अपने पति की हत्या कर देती है। घर के लोग कितने खुश होते हैं कि हमारे घर में बेटे की शादी, बहू आई है, वो पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल रही, लेकिन ये नहीं पता है कि उनकी बहू भी उनके बेटे की हत्यारन बन जाएगी। तो आजकल जो समाज है वो आधुनिक की ओर में बहुत ज़्यादा चल रहा है। कभी ये लगेगा उनको कि हम भी दूसरों की तरह बहुत अच्छे से टिप टॉप में रहें, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जिए, चाहे उधार लेके जिए, चाहे लोन लेकर के लिए जिए। इस तरह की जो लाइफ जीते हैं तो जो उनके अंदर की नेचुरलिटी होती है, जो उनके अंदर की आत्मा होती है, वो एकदम ख़त्म हो चुकी होती है। क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग आध्यात्मिक होना, पूजा पाठ करना, धार्मिक होना बहुत ज़्यादा ओल्ड चीज़ मानते हैं। तो हर घर में अध्यात्म का पूरा माहौल होना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जिस घर में मंत्र सुने जाते हैं, अध्यात्म की जो है, तो उससे परिवार के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है, और ऐसे स्थिति में कुछ अनिष्ट की आशंका नहीं रहती है। और कोई हमारे साथ कोई टोटके टोने या फिर ब्लैक मैजिक करना चाहता है तो उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक शक्ति होती है मंत्रों के उच्चारण और पूजा पाठ की वजह से हमारा घर इससे बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। और हमको अपने बेटे बेटी दोनों को ही आध्यात्मिक शिक्षा भी देना चाहिए, और उसके अलावा उनको शैक्षिक भी बनाना चाहिए, संस्कार भी देना चाहिए, ताकि बेटे बेटे दोनों के परिवार को लगे कि हम जिस नए जीवन में जा रहे हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा परिवार है। तो इस जिम्मेदारी को वो पूरी ईमानदारी से और अच्छी तरह से निभा सकेंगे।